दोस्तों कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। पिछले लगभग देखा जाए जब से वीडियो अपलोड करना बंद किया हूँ तब से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। पूरा हॉस्पिटल का चक्कर लगाया हूँ मैं। आज जाके मैं फ्री हुआ हूँ और अब हम कंटिन्यू करेंगे। डेली डेली बेसिस पे डेली वीडियो अपलोड करूँगा मैं। तो आज जो न्यूज़पेपर हम एनालिसिस करने वाले हैं वो कल का है। इसके अलावा आज का जो न्यूज़पेपर है इसके बाद हम उसको अपलोड कर देंगे। तो न्यूज़पेपर की जो शुरुआत है हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में करने वाले हैं। कल जो एडिटोरियल छपे थे बड़े वाले द हिंदू में, उसमें दो मेन थे। ठीक है, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है। हम बोलते हैं ना कि भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ इस हिसाब से चल रही है। इसकी ग्रोथ रेट 7% है, इसकी ग्रोथ रेट 8.5% है। इसका हमारे देश में कैसा असर पड़ रहा है, कौन कौन लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, वर्ल्ड का क्या सिनेरियो चल रहा है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। सेकंड नंबर का जो एडिटोरियल रहेगा कुछ उतना ज़्यादा खास तो नहीं है। मेनली यदि देखा जाए बड़े आर्टिकल्स में ना, तो एक जो आर्टिकल था वो इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर के लिखा गया। लेकिन अब वो हमारे उतने ज़्यादा काम का नहीं है। हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू उसके ऊपर कुछ ना कुछ एडिटोरियल हम डिस्कस किए हैं। तो उसकी जगह में हम चाइना और अमेरिका के बीच में हाल फिलहाल में जो बातचीत चल रही है और उससे क्या निष्कर्ष निकल कर के सामने आ रहा है, कौन कौन से मुद्दों के ऊपर उन्होंने बातचीत किया है और क्या इस चीज़ को इंडिया फॉलो कर सकता है और इंडिया भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है, इसके ऊपर ये आर्टिकल हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है। नॉर्मली देखा जाए हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की जो इकोनॉमी है, कुछ रूल्स और नियम पर आधारित है। ये कुछ रूल्स और नियम ऐसे हो सकते हैं जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई वाले रूल। डिमांड एंड सप्लाई वाले रूल कैसे होते हैं हमारे देश के, चाहे वो किसी भी कंट्री की रहे। ये मार्केट है, मार्केट में यदि वस्तुओं की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, अचानक से मार्केट में यदि वस्तुओं की संख्या बढ़ जाती है, मार्केट में अचानक से गेहूं की आवक ज़्यादा हो जाए तो गेहूं का दाम डाउन हो जाएगा। मार्केट में यदि गेहूं की आवक कम हो जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, जैसे कि किसानों की फसल खराब हो गई है, इससे क्या होगा, गेहूं का प्राइस हाई हो जाएगा। ऐसे कुछ नियम्स वगैरह बने हुए हैं जिनको हम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद उसको हम बोल देते हैं इकोनॉमी। और जो नियम और कानून हमने बनाए हैं उन नियम और कानूनों को, थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल्स, उनको हम इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं। जिस आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, ठीक है, जिस नियम कानून पर, जिस प्रिंसिपल पर किसी देश की इकोनॉमी चल रही है उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थ का शास्त्र, रुपए पैसे का शास्त्र, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं आसान शब्दों में। और उस चीज को जब हम अप्लाई कर देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप ये बोलते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है वो मिश्रित टाइप की है। अब मिश्रित टाइप में कुछ कुछ देशों ने अपने हिसाब से नियम कानून बना के रखे हैं। उनका कहना है कि कुछ सरकार अपनी तरफ से करेगी, कुछ प्राइवेट प्लेयर अपनी तरफ से करेंगे, ठीक है। कुछ देशों की इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक टाइप की है, कुछ देशों की इकोनॉमी ऐसी है जहां पर सारी की सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल चलता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसको आप बोल सकते हैं। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो आपने नियम कानून बनाए हैं, जो थ्योरी बनाई है ना, वो इकोनॉमिक्स हो गई। और जो आपने रसिया में यदि उसको लागू कर दिया है तो हम बोलेंगे कि रसिया की इकोनॉमी ऐसी है। तो यही मेन अंतर है। जो नियम कानून है, जो प्रिंसिपल है, उनको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं और यदि उनको किसी देश पर अप्लाई कर देते हैं तो उसको हम इकोनॉमी बोल देते हैं। ये तो खाली बेसिक था, थोड़ा सा नॉलेज के लिए हम देखे हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर देखना है। डाटा ही डाटा हमारे सामने आने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखा जाए,
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की तरफ से एक सेमी एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई है जिसका नाम है नेविगेटिंग ग्लोबल डाइवर्जेंस। ये अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट है। इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिवाइज किया है जीडीपी की ग्रोथ रेट को इंडिया के लिए 2023-24 के लिए। ठीक है, इसको उसने कितना कर दिया, 6.3 कर दिया है, पहले से थोड़ा बढ़ा दिया है। पहले 6.1% के हिसाब से हमारी जीडीपी ग्रोथ होती, तो आईएमएफ का कहना है कि अब यह जीडीपी की ग्रोथ जो है और ज़्यादा रहेगी। इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न ये हो सकता है कि भाई भारत जो है कोरोना की जो मार झेला था उससे रिकवर कर गया है। लोगों ने मार्केट में जाके खरीदना चालू कर दिया है, मतलब डिमांड बढ़ी है। डिमांड बढ़ने के बाद फिर इंडस्ट्री ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और प्रोडक्शन बढ़ाने के चलते चलते ही हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है। ऐसा हम इसको ऐसे करके समझ सकते हैं। अब वहीं यदि हम भारत के लिए बात करें कि यदि ये चीज़ हो रही है तो भारत को इससे क्या फ़ायदा है, भारत के लिए ये चीज़ क्या संकेत देती है? ये चीज़ संकेत दे रही है इंडिया के पॉलिसी मेकर के लिए, ठीक है, कि आप जो है जो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, कुछ किए हैं, तो ये एक प्रकार से संकेत दे रहा है। जबकि अभी देखा जाए ना तो चाइना, ठीक है, वहीं यदि जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन की बात करें तो चाइना का हमें डाउनवार्ड दिखाई दिया है। चाइनास का जो डाउनवार्ड है 0.3 परसेंटेज पॉइंट है, ये घट करके 4.2% हो गया है। अब ये जो परसेंट कम यहाँ दिखाई दे रहा है, ये ऐसा भी हो सकता है कि उस देश की इकोनॉमी की जो वैल्यू है ना वो ज़्यादा है। यदि थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो कम परसेंट में ही उसका वैल्यू आने वाला है, लेकिन वो थोड़ा सा नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ेगा ज़्यादा, लेकिन परसेंट में दिखाएगा कम। ये चीज़ एक रीज़न भी हो सकता है। फिर बताया जाता है कि कैसे कैसे करके जीडीपी ग्रोथ में डाउन देखने को हमको मिला। फिर बताया जा रहा है कि कैसे कैसे करके जीडीपी रिकवर कर पाई है। तो पार्टिकुलरली कोविड-19 के टाइम पीरियड में हम देखते हैं जो ज़्यादातर देशों की इकोनॉमी है ना वो बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। इंडिया भी उन देशों में है जो कि बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। वहीं यदि हम सेकेंड क्वार्टर की बात करें 2020 के साल की, इंडिया की जीडीपी सिकुड़ गई थी 25.6%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की यदि हम बात करें तो विश्व की जितनी भी मेजर इकोनॉमीज़ थी उनमें सबसे ज़्यादा गिरावट इंडिया में ही हमको देखने को मिली थी। इसके बाद आउटपुट कॉन्ट्रैक्शन की हम बात करें, हमारा जो आउटपुट रहा है, ठीक है, हम एग्जाम्पल के तौर पर गन्ने की मशीन में गन्ना डाल रहे हैं और उससे जूस बना बना करके बेच रहे हैं, तो हमारा जो आउटपुट रहा था, जो गन्ने का जूस है वो कम बिका है, उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं। 2020-21 का बताया जा रहा है कि 8.5% का ये रिकॉर्ड रहा था यदि हम पिछले साल से तुलना करेंगे तो वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन मानी जाती है यदि हम देखें तो इस चीज़ को। अब हम थोड़ा सा लॉन्गर व्यू की बात कर रहे हैं। इंडिया की जो रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी किसको बोलेंगे? जीडीपी का कैलकुलेशन आप कर रहे हैं तो उस समय में आप महंगाई को भी एडजस्ट करिए। आप ये कह दे रहे हैं कि भाई इंडिया की जो जीडीपी रही थी वो 100 रुपये रही, ठीक है, लेकिन यदि आपने क्या काम किया होता, इसमें से 10 रुपया महंगाई को घटा दिया होता तो बाकी जो बचा है 90 रुपया, ये इंडिया की रियल जीडीपी हो जाती। लेकिन हम क्या काम करते हैं, रियल जीडीपी की बात नहीं करते, हम 90 रुपये नहीं कहते, हम दिखाते हैं जनता को 100 रुपया। इसलिए हमेशा से इंडिया की जो जीडीपी है वो बढ़ी हुई हमको दिखाई देती है। तो रियल जीडीपी के ऊपर भी यदि हम बात करें तो जो सालाना जीडीपी की ग्रोथ रही थी उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली है। पहले ये 6.8% हुआ करती थी जो कि 19-20 में 2.8% आ गई। इमीडिएटली प्रायर टू द पेंडेमिक के पहले की हम बात कर दे रहे हैं। रियल पर कैपिटा इनकम लेवल की यदि हम बात करें 2021-22 में 1.09 लाख, ये हायर माना जा रहा है यदि हम 19-20 से बात करें तो, मतलब 600 रुपया
का लगभग लगभग यहाँ पर अंतर आ रहा है। लेकिन रियल पर कैपिटा इनकम में ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर भी डेटा अलग अलग प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद यदि हम 2022-23 की बात करें, रिकवरी गेन मोमेंटम एज डोमेस्टिक सप्लाई वर रिस्टोर्ड एंड ग्लोबल सप्लाई चेन वर स्ट्रेटन आउट। इसके बाद बोला जा रहा 2022-23 में क्या होता है कि जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो भी मजबूती पा रही है, वर्ल्ड में भी हम सप्लाई करते जा रहे हैं, कमाई हमारी होते जा रही है। तो 2022-23 में आप देखेंगे आप एक सीधी रेखा में दौड़ने लगे, सीधे रास्ता में हमारी गाड़ी दौड़ रही है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है जीडीपी हमारी बढ़ रही है, इससे आम नागरिक को क्या फ़ायदा पहुँच रहा है, क्या नुकसान पहुँच रहा है, ये यहाँ पर मायने रखता है। यदि सरकार खाली जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी 5 ट्रिलियन हो गई है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है बोलती है, तो उससे आम लोगों को फ़ायदा क्या है, यहाँ समझने वाली बात ये है। कुल मिलाकर के आउटपुट की जो रिकवरी हुई है वो वेलकम योग्य है, लेकिन इसका जो असर है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, क्या ये एम्प्लॉयमेंट को कम कर पाई है, एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी कैसी है, इसके साथ साथ में इन्फ्लेशन जो बना हुआ है फूड आइटम में, ये सबसे ज़्यादा गरीबों को प्रभावित कर रहा है, यही काज ऑफ कंसर्न्स है, ऐसा बहुत सारे क्रिटिक्स लोग हाईलाइट करते हैं। सेकेंड नंबर की बात आ जाती है, चाइना के साथ में हमारा डेफिसिट चल रहा है। डेफिसिट कैसे चल रहा है? आज के समय में आप देखेंगे चाइना एक्सपोर्ट के मामले में कितना ज़्यादा आगे निकल चुका है, भारत उसको टक्कर नहीं दे पा रहा है। हम चाइना से खरीद ज़्यादा रहे हैं और उसको बेच कम रहे हैं। इसका मतलब ये है इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट हमारा कम है। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी हमारी चाइना के साथ में ही यहाँ पर गड़बड़ कर रही है। इंपोर्ट हम कितना कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम कितना कर रहे हैं, ट्रेड गैप कितना है, ये यहाँ पर इस ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं। इंडिया की जो डिपेंडेंस है चाइना की इंपोर्ट के ऊपर, मैन्युफैक्चरर्स इंपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स seems structural and not easily corrected by changes in relative prices। आप खाली ये सोचो कि चाइना सस्ती दे रहा है तो मैं भी सस्ती कर देता हूँ तो मेरा माल ज़्यादा बिकने लगेगा, इंडिया ये सोचे तो ऐसा नहीं होने वाला है। इंडिया के साथ में अपना जो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है ना, उसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चरल ढांचागत हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तब जा कर के ही आप चाइना को टक्कर दे सकते हैं। सरकार ने इसके लिए 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान चालू करी थी। गलवान क्राइसिस उस समय में चल रहा था और गलवान क्राइसिस के चलते चलते चाइनीज़ इंपोर्ट में हमने क्या कर दिया, बैन लगा दिया, कर्ब कर दिया, जो कि क्रिटिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट माने जाते थे। अब आप ये सोच रहे हैं कि चाइना ने हमारे सैनिकों को मारा है, एक काम करो उससे सामान मत खरीदो, ठीक है। तो जैसा ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए था तो वैसा जवाब तो हम नहीं दिए हैं, हम जवाब थोड़ा दूसरे टाइप का दे दिए। बोला चल तूने एक थप्पड़ मारा, चल ठीक मैं तेरे सामान नहीं खरीदूंगा, इस टाइप से जवाब हम दिए थे उस समय में। चाइना कितना हिस्सेदारी रखता है तो चाइना की जो हिस्सेदारी है 15 से लेकर के 16% है इंडिया के इंपोर्ट में, एंड 1/3 ऑफ इंडिया ट्रेड डेफिसिट। यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा है कि भाई भारत जितना भी इंपोर्ट कर रहा है उसका कितना परसेंट, 15 से 16% ये हिस्सा चाइना से आ रहा है। इसके साथ साथ में वहीं यदि हम ट्रेड डेफिसिट की बात कर लें तो जो ट्रेड डेफिसिट रहा है चाइना के साथ में, ट्रेड डेफिसिट रहा है एग्जाम्पल के तौर पर कितना बोल रहा है यहाँ पर, 1/3 बोल रहा है ना, तो इसको हम ऐसे करके देखते हैं। ये पट्टी है, इसके हमने 3 भाग कर दिए, 3 भाग में से इतना 1/3 हिस्सा, 1/3 मतलब 3 हिस्सा करे हैं किसी भी चीज़ का, ट्रेड का, तो इतना जो हिस्सा है हमारा हम घाटे में चलते हैं। चाइना के साथ में यदि हम ट्रेड करते हैं तो 1/3 जो है हम चाइना के साथ में घाटा में चलते हैं। ट्रेड डेफिसिट की यहाँ पर बात बताई जा रही है।
अब बात करते हैं कि भारत ने कौन कौन से प्रयास किए हैं और हमारे इंडस्ट्री की ग्रोथ किस प्रकार से रही है। अब देखिए, यदि आप चाइना से रॉ मटेरियल मंगाना बंद कर दोगे ना, तो कहीं ना कहीं से तो आपको मंगाना ही पड़ेगा, और कहीं और से मंगाओगे और आपको महंगा पड़ रहा है, तो सीधी सी बात है हमारे यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित होने वाला है। चाइनीज इंपोर्ट यदि स्टेडी तरीके से डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, चाइनीज इंपोर्ट में हमने क्या काम कर दिए हैं, डिक्लाइन कर दिए हैं, तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली है। 13.1% पर ईयर इन 2015-16 से निगेटिव 3.5% पर ईयर इन 19-20 बिफोर कोविड-19। तो इधर से कम करते हैं तो इधर भी कम हो जाता है, ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, दिक्कत वाली ये बात हो गई है। तो जब भी हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करते हैं ना, तो उस समय में हम बहुत सारे फैक्टर को देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हमने शुरू में डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, यदि हम चाइना से सामान नहीं खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल नहीं खरीद रहे हैं, तो वो कैसा रहा, वो भी हमारा प्रभावित होता है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी चीज़, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट कैसी रही है। यदि हम आईआईपी के हिसाब से चलें तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के हिसाब से यदि देखें तो ये बताता है कि हमारे भारत की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो किस प्रकार की रही है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन रही थी, इसके बावजूद भी यहाँ पर हमें अलार्मिंग रिग्रेशन देखने को मिला है ओवर ए लॉन्गर पीरियड। रिग्रेशन मतलब होता है गिरावट। बूम पीरियड कब से कब तक था, 2004-05 से लेकर के 2013-14 तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बूम पीरियड में रही थी। मैन्युफैक्चरिंग जो है एनुअल एवरेज इसका रहा था 5.5%। फिर बोला जा रहा है कि ये जो रेट है डिक्लाइन हुआ था 3.1% 2014-15 के दौरान में एंड 2022-23 के दौरान में। द फॉल इज एक्यूट इन कैपिटल गुड प्लमटिंग टू फ्रॉम 9.7 से लेकर के 1%। ये जो गिरावट है 9.5 से 1% तक चले गई। कैपिटल गुड्स में ये गिरावट हमको देखने को मिली थी। यहाँ पर प्लमेटिंग वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है शो होना, दिखाई देना। इसके बाद फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की यदि हम बात करें तो पूंजी में आप कितना निवेश कर रहे हैं, कितना पूंजी का निर्माण आप कर पा रहे हैं, तो इसमें भी देखा जाए ना तो करंट प्राइसेस के हिसाब से हमको डिक्लाइन देखने को मिला है। नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की यदि हम बात करें, इसमें हमने एक्सक्लूड कर दिया है डिस इन्वेस्टमेंट को एंड आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। क्या है यहाँ पर, हम डिस इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस से कितना कमा रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसको भी हम हटा दिए हैं। इसके साथ साथ में आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो हमारा बाहर का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा डिस इन्वेस्टमेंट है, इसको हटा दें तो करंट जो जीडीपी रेशियो है इसमें गिरावट हमको देखने को मिली है। ये पहले 3.6% हुआ करता था, ये जाकर के 2022 में 2.4% हो गया है। अब बात हम करते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट को लेकर के कि सरकार का इन्वेस्टमेंट कैसा रहा है। अब यदि हम फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें, जो बजटरी स्टैटिक्स हम उठा करके लेते हैं, बजट में जो डेटा लिया गया है उसका, तो यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेक्ट होता है हमको। पब्लिक इन्वेस्टमेंट के हमने 3 पार्ट कर दिए हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है पीएसयू। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है केंद्र सरकार कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, राज्य सरकार कितना और पब्लिक सेक्टर कितना। वहीं यदि हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो ये आधारित है केंद्र सरकार के लोन के ऊपर एंड एडवांस के ऊपर, कितना एडवांस स्टेट को आप दे रहे हैं।
और ये भी आपने पॉलिसी रिफॉर्म के ऊपर लागू कर दिया, इसका मतलब ये है लोन अच्छा खासा उसी को मिलेगा जो अच्छा सरकार के हिसाब से, सरकार की पॉलिसी के हिसाब से काम कर रहा है, मतलब केंद्र सरकार की हम बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ में हमको काफ़ी व्यापक पैमाने पर केंद्र सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसमें हमें राइज देखने को मिल रहा है, इज़ अपारेंटली ड्यू टू द मर्जिंग ऑफ एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग बाय सेंट्रल पीएसयूज विद सेंटर्स आउन बजट। केंद्र सरकार के खुद के बजट से पीएसयू आज के टाइम में उधार ले ले करके इन्वेस्टमेंट करने का काम कर रही हैं। इससे हमें ऐसा लगता है कि भाई पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार से जो प्रोजेक्टेड बूस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, वो उतना सही नहीं है, इसके ऊपर हम जो है ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आगे बात करी जाती है किसको लेकर के, सोशल डेवलपमेंट को लेकर के। जब यदि हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो सोशल डेवलपमेंट के ऊपर भी चर्चा करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, इसके साथ साथ में क्रिटिक्स हैं, यहाँ पर वाद विवाद उनका चलता रहता। सरकार के प्रवक्ता और भारत के आलोचक, इनके बीच में लड़ाई चलती ही रहती है। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर्स है, भारत कहता है कि आप कैसे हमको इतना ज़्यादा गरीबी दिखा दे रहे हो, आपकी मेजरमेंट की मेथड में ही कुछ गड़बड़ी है, ऐसा बोल देता है इंडिया। इंस्टीड द यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बी मोर क्रेडिबल एंड एक्सेप्टेबल मेज़र, जबकि ऐसा नहीं है कि ये इतना ज़्यादा क्रेडिबल नहीं है, एक्सेप्टेबल मेज़र्स नहीं अपनाए जाते हैं, ऐसी भी बात यहाँ पर नहीं है। तो इंडिया की जो एचडीआई इंडेक्स है ये मॉडरेट रही थी 2018 में 645 से 2021 में 633 हो गई। इसके अलावा इसका जो ग्लोबल रैंक है ये भी डाउन हुआ है, एक रैंक 2015 से 21 के बीच में। इसका मतलब ये है इंडिया से ज़्यादा आजू बाजू के देश अच्छा काम करे हैं। इसके बाद सेकंड नंबर का जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली अमेरिका और चाइना, इसके साथ साथ में इंडिया का भी रिश्ता बताता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया और चाइना के रिलेशन की ही चाइना और अमेरिका के रिलेशन की ही बातचीत होती है, और वहाँ से इंडिया अपने लिए कैसे जगह बना सकता है, क्या सीख ले सकता है। अमेरिका और चाइना की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं कि वो जो है स्टेबलाइज करना चाहते हैं उनकी रॉकी रिलेशंस को, ये चीज़ इंडिया के लिए एक लेसन्स का काम कर सकती है। इस वीक हम देखते हैं एक समिट मीटिंग आयोजित करी गई थी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच में सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, भले ही ये जो है अनलाइकली रही है, अनलाइकली का मतलब क्या है, संभावना नहीं है कि ये संभावना पैदा करे कि रिजॉल्व करेगी किसी प्रकार के मेजर डिफरेंसेस को। ठीक है, जिसके चलते चलते दोनों देशों के जो रिलेशंस है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, प्लेग दो बिगेस्ट पावर के बीच में। फिर भी देखा जाए इसने ऑफर किया है कुछ प्रोमिसेस को, ठीक है, मच नीडेड रिस्पाइट फॉर द वर्ल्ड बाय स्टेबलाइजिंग ए रिलेशनशिप। एक प्रकार से संभावना तो व्यक्त करी गई है कि भाई जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल हो सकती है। समिट की यदि हम बात करें तो जो अपेक है, ठीक है, अपेक के साइडलाइन की हम बात कर रहे हैं, वहीं पर ये समिट हो रही थी। इसने दो सिग्निफिकेंट टेक अवे जारी किया है, दो सिग्निफिकेंट निर्णय निष्कर्ष इसने दिया है। टेक अवे का मतलब होता है निष्कर्ष देना। पहले नंबर में इन्वॉल्व है सेवरल कॉन्क्रीट एग्रीमेंट, कुछ महत्वपूर्ण एग्रीमेंट भी हुए हैं, जैसे कि ये रीस्टार्ट करने वाले हैं मिलिट्री टू मिलिट्री डायरेक्ट डायलॉग एंड डिस्कस करेंगे रिस्क एंड सेफ्टी इश्यूज, इसमें इन्वॉल्व है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकंड नंबर की जो महत्वपूर्ण बातचीत निकल कर के आई है वो है दोनों ही साइड जो है डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, एंड कुल मिलाकर के इस्टेब्लिश करेंगे एक फ्लोर रिलेशनशिप के लिए। तो इस प्रकार के गोल कुछ रखे गए थे जिसके माध्यम से जो दोनों लीडर हैं ना, ये लास्ट मीटिंग रखे थे बाली 2022 में। इसके बाद बाली कंसेंसस की बात करें, ठीक है,
बाली कंसेंसस उतनी ज़्यादा सफल नहीं हो पाई थी। स्पाई बालून वाला इंसिडेंट उस समय में चल रहा था। अमेरिका ने गुब्बारा चाइना का उड़ा दिया। उसको लगा कि ये कहीं चाइना जासूसी तो नहीं कर रहा है। अब इस समय की यदि हम बात करें, देयर इज ए cautious optimism that this attempt at stabilization has been built on more solid ground. अब उस समय तो वो स्पाई बलून वाला केस चल रहा था, उसके बारे में भी हम चर्चा किए हैं, ठीक है। उस समय में इसलिए शायद वो लोग अच्छे से बातचीत नहीं कर पाए स्पाई बलून वाली घटना से। लेकिन इस बार तो ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। कुल मिलाकर के इस बार का जो ग्राउंड रहा वो काफ़ी सॉलिड रहा है। लेकिन ये चीज़ कब तक चलती रहेगी, यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये है। यदि हम जनवरी नेक्स्ट ईयर की बात करें, ताइवान में चुनाव का आयोजन किया जाना है एंड द आउटकम कुड सी ए फर्दर रीटैचिंग अप ऑफ द टेंशन अक्रॉस स्ट्रेट। अब ताइवान का जो रिजल्ट आने वाला है ना, वो रिजल्ट जो है दोनों देशों के रिलेशनशिप को प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर के ये है कि इस बार की जो बातचीत चल रही है वो भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि चाइना के मामले में दोनों ही जो है अपने स्टैंड में खड़े हुए हैं। आप क्या चीज़ मानते हैं इस मामले में, क्या आपका मुद्दा है, वो दोनों ही अपने अपने में अड़े हुए हैं, दोहराते रहते हैं। रीट्रेटेड मतलब होता है दोहराना। यूएस सेइंग इट अपोज्ड एनी चेंज इन द स्टेटस को। अमेरिका कह रहा है जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। चाइना कह रहा है कि भाई थोड़ा सा हड़पने दो मेरे को। ऐसी चीज़ यहाँ पर चली आ रही है। इसका मतलब ये है, अमेरिका की यदि हम बात करें, नेक्स्ट ईयर की बात करें, तो अमेरिका में भी इलेक्शन जाने वाला है। तो नवंबर 2024 में इलेक्शन है एंड कैंपेन सीजन इनवाइटेबली ब्रिंग हीटेड रिहेट्रिक ऑन चाइना। तो ये भी ध्यान में रखना है अमेरिका को, चाइना को, कि अमेरिका में भी चुनाव होने वाला है, इसलिए इस प्रकार से अभी हीटेड डिबेट चलने लगी है चाइना में। लॉन्गर टर्म कंसर्न की बात करें, एंड वन दैट अंडरलाइन द लिमिट ऑफ दिस मोडेस्ट स्टेबलाइजेशन। मोडेस्ट स्टेबलाइजेशन रिलेशनशिप में स्टेबलाइजेशन बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस माना जा रहा है कि आने वाला फ्यूचर इनके रिलेशन का कैसा रहेगा। इसके बाद एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं, पार्टिकुलरली रेलवे के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डेटा प्रस्तुत किया जा रहा है कि आज के समय में रेलवे किस प्रकार से कमाई कर रही है, किस प्रकार से अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस लेकर के आ रही है। आज के समय में यदि देखा जाए, जैसे कि आज मैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में जब बैठ के आया था, तो इसमें 12 डब्बे तो एसी के थे, ठीक है, और 5 डब्बे थे स्लीपर के, और वही 2 रहे होंगे, कितने ये रहे होंगे जनरल के रहे होंगे 2। अब आप ये देखिए सरकार क्या काम कर रही है, एसी वाली ट्रेनें ज़्यादा चला रही है, एसी वाले डिब्बे ज़्यादा हैं उसके पास, बढ़ा भी रही है। तो किसको बढ़ा रही है? वो एसी को। रीज़न क्या है? पैसा ज़्यादा मिल रहे हैं। स्लीपर के मात्र 5 डिब्बे हैं। अब ज़्यादातर जो लोग हैं स्लीपर में ही सफ़र करते हैं, ठीक है। लिमिटेड डिब्बे रखने का भी सरकार को ये फ़ायदा है कि भाई आदमी मजबूरी में एसी के डब्बे खरीदेगा, ठीक है। स्लीपर नहीं मिल रहा है तो मजबूरी में आप एसी खरीदेंगे। वैसे तो नॉर्मली हर कोई अवॉइड करने की कोशिश करता है कि कौन एसी में जाएगा, वैसे भी जनरल की और भी आज हालत ख़राब है। आज के समय में सरकार कुल मिलाकर के अपना कमाई के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रही है, ऐसी हालत यहाँ पर हमको दिखाई देती है। कुल मिलाकर के यदि रेलवे ने कोचेस बढ़ाए भी हैं तो वो एसी वाले बढ़ाए हैं, स्लीपर वाले नहीं बढ़ाए हैं। और इसी के लिए हम देखते हैं कि होली में, दीपावली में, रक्षाबंधन में, कोई भी त्योहारी सीजन में, अभी दीपावली और छठ पूजा एक साथ हो गई है, इसके चलते चलते आप ट्रेनों में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखते हैं। तो
यहाँ पर यही बात है। इसके अलावा दूसरे नंबर की जो चीज़ है वो इसके किराए को लेकर के है। अब सोचिए कोई व्यक्ति है बलराम विश्वकर्मा, ठीक है, एक मार्केटियर हैं, ये मुंबई पर रहते हैं। ये लास्ट मिनट में ट्रेन को चेक कर रहे हैं, लास्ट मिनट में ट्रेन को चेक कर रहे हैं। फ्राइडे के दिन है, इनके होम टाउन से ये सोच रहे हैं कि मैं मुंबई से बिहार जाऊंगा या बिहार से मुंबई, जहाँ भी इनको जाना है। जब उन्होंने लास्ट टाइम में चेक किया ना, तो इनकी तो हालत ख़राब हो गई। सेकंड एसी टिकट पटना, ऑन द पटना की बात करें तो पटना सुविधा एक्सप्रेस में इसकी कीमत थी 9,395 रुपये, लगभग फ़्लाइट टिकट के बराबर। तो आप बताइए क्या मतलब है फिर ट्रेन का और सरकार का, कि सरकार जो है लोगों की भलाई के लिए, गरीबों के लिए ट्रेन चला रही है। कुल मिलाकर के इसकी जो जर्नी रहेगी वो 26 घंटे से भी ज़्यादा की रहने वाली है, जहाँ पर फ़्लाइट की यदि हम बात करें तो लगभग 2 से 2.5 घंटे की रहेगी, 2 से 2.5 घंटे की रहेगी। वहीं बेस फेयर की बात करें वो 2,950 रुपये का है, और डायनामिक प्राइसिंग की बात करें ये बढ़कर के 5,900 हो जाता है। कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि हवाई जहाज़ का टिकट काट रहा हूँ मैं मोबाइल में। डायनामिक प्राइस की बात करें थर्ड एसी टिकट के लिए तो ये है, ये सेम ट्रेन कॉस्ट एस हाई एस 6,655 एंड स्लीपर क्लास टिकट कॉस्ट 2,625 रुपया फ्राइडे के दिन, आप देख लीजिए। वहीं यदि हम कुछ आरटीआई लगा करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए, अकॉर्डिंग टू द आरटीआई रिप्लाई फ्रॉम साउथ ईस्टर्न रेलवे, एविडेंट ये मिला है कि जो इंडियन रेलवे है सिस्टमेटिकली इंक्रीज़ कर रही है नंबर ऑफ़ एसी कोचेस को एंड रिड्यूस कर रही है स्लीपर कोचेस को। एग्जाम्पल के तौर पर हावड़ा चेन्नई रूट की बात करें तो यहाँ पर 73% स्लीपर कोचेस हैं एंड 27% एसी कोचेस थे 2009 में। 2009 में 73% स्लीपर कोच, 27% एसी कोच हुआ करते थे। 2022 में इसका जो शेयर है वो 56% हो गया है एसी कोचेस का, एंड स्लीपर कोचेस में गिरावट हो गई है टू 56%, जबकि एसी कोचेस में इंक्रीज़ 44% की हुई है। स्लीपर कोचेस कम हो गए और एसी कोचेस को आपने बढ़ा दिया है। इस प्रकार से सरकार अपना कमाई कर रही है।